जीवन के उद्भव की आधुनिक परिकल्पना, जिसे हम जैव रासायनिक उद्भव या प्रकृतिवाद या इस बात को देने वाले ए.आई. ओपरिन के नाम पर ओपरिनवाद भी कहते हैं। रूस के प्रसिद्ध जैव रासायनिक ए.आई. ओपरिन ने 1929 में जीवन के उद्भव की जैव रसायन परिकल्पना या भौतिकवाद पेश किया। इसे प्रकृतिवाद भी कहते हैं। सन 1936 में उनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस परिकल्पना की व्याख्या की गई। एक अंग्रेज वैज्ञानिक हेल्डेन ने भी ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत की। जीवन के उद्भव की जो परिकल्पना या ओपरिन ने की, उन्हीं के नाम पर इसे ओपरिनवाद कहते हैं। इस वाद के अनुसार आदिकालीन पृथ्वी पर इस प्रकार की दशाएं थी कि विशेष भौतिक रासायनिक क्रियाओं द्वारा नए नए अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक बने और इनसे जटिल कार्बनिक यौगिक बने और उन्हीं से बाद में प्रोकैरियोटिक जीवों का और उनसे यूकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ। ओपरिनवाद को हम मुख्यतः निम्नलिखित पदों में बांट सकते हैं। नंबर 1, रासायनिक विकास या कीमोजेनी। इसके अंतर्गत 4 चरण आते हैं। प्रथम चरण है सरल अणुओं का निर्माण, दूसरा सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, तीसरा चरण है जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण और चौथा चरण न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं का निर्माण। और इसके बाद है जैव विकास या बायोजेनी। इसके अंतर्गत प्रथम कोशिका का निर्माण, स्वपोषण की उत्पत्ति, आधुनिक वायुमंडल का निर्माण और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति। एक सरल अणुओं का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। पृथ्वी की वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों, सौर विकिरण और उच्च ताप से कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से जल जैसे सरल अणु बने। पृथ्वी की और ठंडे होने पर मीथेन के बहुलीकरण से एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बने। द्वितीय चरण सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन का जल वाष्प के साथ संयोग करके एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बनिक अम्ल के सरल अणु बने और इनके ऑक्सीकरण और संघनन और बहुलीकरण से सरल का शर्करा, ग्लिसरॉल, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल आदि बने। स्टैनली मिलर नामक वैज्ञानिक ने इस घटना को प्राचीन पृथ्वी के वातावरण का अपनी प्रयोगशाला में निर्माण करके इन्हीं सरल कार्बनिक अणुओं का निर्माण प्रयोगशाला में किया, जो निम्नलिखित ऊपर दिखाए गए चित्र में दिखाया जा रहा है। मैं इसे स्टैनली मिलर के जो प्रयोग है उसका एक आरेखीय निरूपण है। तो उन्हें इसी में ये जो सरल कार्बनिक अणु है वो प्राप्त हुए। शर्कराएं और ग्लिसरॉल हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से बने। वसा अम्ल, एमिनो अम्ल हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संयोग से बने और प्रिमिडीन और प्यूरिन हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के संयोग से बने। ये इन्होंने जो स्टैनली मिलर हैं इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में इन पदार्थों को प्राप्त किया। नंबर 3, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। जो सरल कार्बनिक यौगिक हैं उनके बहुलीकरण आदि के द्वारा पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। हेल्डेन ने आदि सागर को गर्म पतला सूप या पूर्वजीवी सूप कहा है, क्योंकि आदि सागर में जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं वे उनके बड़े बड़े अणु पाए जाते थे। चौथा चरण न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण। प्रोटीन
और न्यूक्लिक अम्ल आपस में मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण किया। न्यूक्लियोप्रोटीन्स अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता रखते हैं। इसे जनन का आरंभ हुआ। इसे अनुलिपिकरण कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन्स को नग्नजीव भी कहते हैं। इनकी तुलना हम आधुनिक विषाणु से कर सकते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन के विकास से सजीव और निर्जीव के बीच की सीमा निर्धारित हो गई। अगला आता है स्टेप बायोजेनी, जिन्हें हम 4 चरण को बायोजेनी में बांट सकते हैं। 5वां चरण कोलाइड्स कोएसेरेट तथा प्रथम कोशिका का निर्माण। कार्बनिक पदार्थों के इकट्ठा होने से बड़े कोलाइडी कण जो अघुलनशील बूंदों के रूप में हैं वो बने। सिडनी एफ फॉक्स ने इन्हें प्रोटोनोइड माइक्रोस्फीयर्स कहा, क्योंकि ये प्रोटीन के बने होते थे। कोएसेरेट्स का निर्माण। विरोधी विपरीत आवेश कोलाइडी बूंदों के इकट्ठा होने से और अधिक बड़े कोलाइडी कण बने। ऑब्रे ने इन्हें कोएसेरेट कहा। उन्होंने जिलेटिन, गोंद आदि से कृत्रिम कोएसेरेट बनाए। जैव पदार्थ भी प्रोटोप्लाज्म एक कोलाइडी तंत्र है, अथवा माइक्रोस्फीयर्स एवं कोएसेरेट्स को प्रथम जीवों की पूर्वगामी संरचना कह सकते हैं। संभवतः कुछ कोएसेरेट्स के बाहर खाद्य पदार्थ इकट्ठे हो गए और उनके बाहर कोशिका कला वसा की लेयर बन गई, जिनसे ये अपने वातावरण से अलग हो गए। इसी ही इनमें व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअलिटी का विकास हुआ। आदि या पूर्व केंद्रीय कोशिका का विकास। ओपेरिन के अनुसार जिन कोशिकाओं में न्यूक्लियोप्रोटीन थे वे ही प्रारंभिक कोशिका रूपी जीवों में विकसित हुए, यानी जिनमें न्यूक्लियोप्रोटीन था जिनके अंदर, वे ही कोशिकाओं प्रारंभिक कोशिका रूपी जीवों में विकसित हुए हैं। 6वां चरण आदि जीवों में पोषण विधियों का विकास। ज्यों-ज्यों कार्बनिक यौगिक उपयोग में आते गए, समुद्र में इनकी कमी होती गई। अतः अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आदि कोशिकाओं में निम्न पोषण विधियों का विकास हुआ। परजीविता यानी दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करना। मृतजीविता जो मृत हो गए उनसे पोषण प्रदान करना। प्राणी सदृशता यानी जो प्राणी सदस्य एक दूसरे का भक्षण करे। प्रशांत संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी कार का पोषण विकास हुआ। 7वां चरण आधुनिक वायुमंडल का निर्माण या ऑक्सीजन क्रांति। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप आदि वायुमंडल में O2 के आने से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जो मीथेन थी उन्हें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के रूप में प्रयोग की। और अमोनिया ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन बनाया। जो वायुमंडल पहले अपचायक था वह ऑक्सीकारक वायुमंडल बन गया। ऑक्सीजन के बहुलीकरण से ओजोन का परत का निर्माण हुआ। इन महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण प्रकाश संश्लेषण की घटना को ऑक्सीजन क्रांति कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों से यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विकास। लगभग 1.5 अरब वर्ष पूर्व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से यूकेरियोटिक कोशिकाओं का उद्भव हुआ, यानी जगत प्रतिष्ठा का उद्भव हुआ है, जिनमें स्पष्ट केंद्रक थे। और इन्हीं से ही बाद में विकास होकर विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास हुआ है और जैव विकास की घटना हुई है।